दोस्तों ये है ईरान, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शिया मुस्लिम देश। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में हम लोग जब भी शिया मुस्लिम का नाम लेते हैं तो शायद हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल भी ईरान का ही आता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि आज के दौर में ईरान शिया मुसलमानों की ही पहचान बन चुका है। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि ईरान एक सुन्नी देश था, वो शिया कैसे बन गया। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है ईरान, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शिया मुस्लिम देश। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में हम लोग जब भी शिया मुस्लिम का नाम लेते हैं तो शायद हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल भी ईरान का ही आता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि आज के दौर में ईरान शिया मुसलमानों की ही पहचान बन चुका है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। बल्कि आज से सिर्फ 3-4 सदी पीछे भी जाओगे तो यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे और इस देश का जो स्टेट यानी कि ऑफिशियल रिलीजन था वो भी सुन्नी इस्लाम ही था। लेकिन तभी कि जब ऑलरेडी ईरान में इस्लाम को आए हुए लगभग 900 से 1000 साल गुजर चुके थे, ईरान के अंदर एक बच्चे की पैदाइश हुई। एक ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया के भी नक्शे को और उसके इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ईरान दुनिया के उन खास इलाकों में से है कि जहां पर इस्लाम बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पहुंच चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सबसे पहले तो इराक को फतह किया गया था, जो जाहिर है उस दौर में ईरान का ही पार्ट था, क्योंकि उस दौर में जो सल्तनत ईरान पर राज किया करती थी इराक भी उसी के अंडर में आया करता था। इराक के फतह हो जाने के बाद अब पूरा ईरान भी मुसलमानों के लिए खुल चुका था। दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में ईरान के बहुत सारे अहम इलाकों को फतह कर लिया गया था और फिर 654 ईस्वी आते आते यानी कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में तो मुसलमानों का ये ईरान का पूरा मिशन कंप्लीट हो चुका था। उस दौर में ईरान के अंदर इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे ईरान के अंदर मिड 19th सेंचुरी के अंदर मुसलमानों की जो आबादी 40% के करीब थी वो 11 यानी कि 11वीं सेंचुरी आते आते 100% में बदल चुकी थी। इतिहासकार मानते हैं कि मुसलमानों के दूसरे और तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौर में जब ईरान में इस्लाम पहुंचा था तब से लेकर आज तक लगातार हमेशा ईरान का जो स्टेट रिलीजन है यानी कि राष्ट्रीय धर्म है वो हमेशा इस्लाम ही रहा है। अगले 700-800 साल का ईरान का जायजा लेंगे यानी कि 15वीं सदी के आखिर तक का, तब आप पाएंगे कि ये न सिर्फ एक इस्लामिक देश रहा बल्कि सुन्नी इस्लामिक देश रहा। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग भी सुन्नी थे और यहाँ का स्टेट रिलीजन भी सुन्नी ही रहा करता था। हालांकि यहाँ पर हमेशा से ही कुछ % अलग अलग इलाकों में शिया आबादी भी रहा करती थी, बल्कि शिया ग्रुप के बहुत सारे इतिहास के जो मशहूर स्कॉलर्स हैं उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है या वो यहीं के रहने वाले थे। मगर ज्यादातर सुन्नी आबादी और हुकूमत के इन्फ्लुएंस की वजह से हमेशा स्टेट रिलीजन सुन्नी इस्लाम ही रहा। लेकिन फिर लगभग 900 साल गुजर जाने के बाद साल आया सन 1487 का कि जब ईरान के इलाके में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये वही बच्चा था कि जिसको दुनिया आज इतिहास में शाह इस्माइल सफवी के नाम से याद करती है। शाह इस्माइल का ताल्लुक सफवी नाम के एक सूफी सिलसिले से था। इवन इनके जो फादर यानी वालिद थे शेख हैदर, वो भी एक सूफी हुआ करते थे जो अर्दबिल नाम के शहर में रहा करते थे। मगर शाह इस्माइल सफवी अपने इस सिलसिले के आखिरी पीर साबित हुए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी इस पीरी को बादशाहत का रंग दे दिया था और फिर बुनियाद रखी थी एक ताकतवर सल्तनत की कि जिसको हम लोग सफवी सल्तनत के नाम से जानते हैं। ये वही शैबानी खान है कि जिसको किसी दौर में भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। शाह इस्माइल सफवी ने शैबानी खान की 28,000 की फौज को सिर्फ 17,000 की फौज से शिकस्त दे दी। हराने के
के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ शैबानी खान को कत्ल किया था बल्कि उसकी खोपड़ी को एक प्याले की सी शक्ल दी थी जिसको हीरो जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। इसको शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बाद में यही प्याला शाह इस्माइल सफवी की तरफ से मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को तोहफे के तौर पर भिजवाया गया था। अब जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़हीरुद्दीन बाबर शैबानी खान का न सिर्फ सबसे बड़ा दुश्मन था बल्कि किसी दौर में शैबानी खान ने ही ज़हीरुद्दीन बाबर को बुरी तरीके से हराकर भारत की तरफ आने के लिए मजबूर किया था। फिलहाल खास बात यह है कि शाह इस्माइल के वक्त से ही ईरान में एक नए दौर का आगाज हुआ जिसको हम शिया दौर भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान के कुछ खास और छोटे इलाकों में ही शिया हुक्मरानों की हुकूमत रही थी। कभी ऐसे बड़े हुक्मरान बने भी कि जिनके अकायद शिया थे मगर तब भी यहाँ का जो सरकारी मजहब था वो अहले सुन्नत ही था। मगर शाह इस्माइल सफवी ने ये सब कुछ ही बदलने का फैसला किया। बगदाद पर कब्जा करने के बाद शाह इस्माइल सफवी ने न सिर्फ अब्बासियों के बहुत सारे हुक्मरानों के मकबरे गिराए बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकबरा भी इससे सलामत न रह सका था। इतिहासकारों का मानना है कि शाह इस्माइल सफवी ने शिया मसलक का अपनी हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया और वो शिया मसलक का नाम लेकर ही बहुत सारी जंगें लड़ा करता था। उसने अपनी पूरी हुकूमत में जबरदस्ती शिया मसलक नाफिज करने का फैसला किया। ईरान की एक बड़ी सुन्नी आबादी को उस दौर में बड़ी तेजी के साथ टारगेट किया जाने लगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि अब वहाँ के सुन्नियों को दो ही ऑप्शन दिए गए थे कि या तो शिया हो जाओ या फिर फौत हो जाओ। याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी मसलक को बुरा नहीं कहा जा रहा है और न ही किसी मसलक को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर पर्सनल बात हो रही है शाह इस्माइल सफवी की हिस्ट्री के बारे में, जिसको आप लोग जाहिर है अलग अलग सोर्सेज से चेक भी कर सकते हैं। यही वजह थी कि शाह इस्माइल सफवी ने सुन्नी आलिमों के साथ साथ ऐसे बहुत सारे शिया स्कॉलर्स और शिया आलिमों को भी मौत के घाट उतारा कि जिस किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश की। वक्त के बाद ही यानी सन 1524 ईस्वी में और सिर्फ 36 साल की उम्र में शाह इस्माइल सफवी की मौत हो गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि अगर जंगे चाली दरान में उस्मानियों की नहीं बल्कि ईरानियों की जीत हुई होती तो इस बात में कोई शक नहीं कि शाह इस्माइल सफवी को अमीर तैमूर से भी बड़ा फातेह माना जाता। इतना ही नहीं, इसके अलावा आज के दौर में ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट का ज्यादातर इलाका शायद सुन्नी नहीं बल्कि शिया मसलक का होता। शाह इस्माइल सफवी के बाद भी लगातार 2 सदियों तक ये सफवी सल्तनत बाकी रही थी और इस पूरे ही दौर में उसका सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला चलता ही रहा था। और वहीं कभी कभी दूसरी तरफ मौजूद उस मुगल सल्तनत से भी कभी कभी नोकझोंक हो जाया करती थी कि जो भारत के इलाके में मौजूद थी और सफवी सल्तनत की दूसरी पड़ोसी थी। आज के इस वीडियो में ये चीज़ बताई गई और दिखाई गई है क्योंकि ईरान जो है बहुत बड़ा सुन्नी मुल्क था। अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दोम खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईरान में सुन्नियों की हुकूमत थी। वहाँ पर एक शख्स पैदा होता है शाह इस्माइल सफ़ी। उसके दौर में उसने कहा या तो ईरान छोड़ दो या फौत हो जाओ या शिया हो जाओ, और उसकी जो है एक जंग जो है उस्मानिया सल्तनत से हुई, उसमें जब 25,000 ईरानी मारे गए थे और 36 साल में शाह इस्माइल सफ़ी की मौत हो गई। अगर उसकी मौत ना होती तो पूरे इलाके पे जो शिया हजरात का कब्ज़ा होता और शिया हजरात के मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा होते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।